Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. तो हमने 45 डेज का नीट बायोलॉजी क्लियर करने का चैलेंज स्टार्ट किया था। वही चैलेंज के साथ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके एग्जाम के लिए, क्योंकि 20% जो आपका वेटेज है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बाकी चीज़ों पे बाद में, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे मेजर चीज़ है। मतलब लगा लो आपका 60 to 70% एनसीईआरटी ही है नीट के एग्जाम में। तो अगर आप इतना भी स्कोर कर लेते हो तो आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो इजीली काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए हम मेनली एनसीईआरटी पे डिस्कस करेंगे, उस पे फोकस करेंगे, बाद में बाकी चीज़ें जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अलावा आपके पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर भी है, नर्वस सिस्टम का भी है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है वो भी है। तो हम जो शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वो है सबसे पहला वाला टॉपिक, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे शुरू करेंगे। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ब्रीदिंग जो होता है वो क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब कि एयर को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बट एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो क्या है कि जो आपने इनहेल करी है पूरी एयर, उसमें से ऑक्सीजन को यूज करना, किस लिए, ताकि ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स, ग्लूकोज क्योंकि सबसे मेजर वाला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है, इसीलिए मैंने ग्लूकोज यहाँ लिखा है। बट इसके अलावा और भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट में आ गया, बट प्रोटीन, फैट भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा लेस फ्रीक्वेंटली एक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह। तो ग्लूकोज है, इसका किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेटिव उसका ब्रेक डाउन होगा, ताकि क्या बन सके, कार्बन डाइऑक्साइड बन सके, वाटर बन सके, एनर्जी बन सके। ठीक है, मेजर जो चीज है यहाँ वो एनर्जी है, तो एनर्जी बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी नहीं बनी तो बाकी एक्टिविटीज जो भी बॉडी की है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ जो ये बाय प्रोडक्ट बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली चीज है जो बॉडी से बाहर जाती है एक्सहेलेशन के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड द बॉडी और द सेल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ लिखी है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, ताकि एनर्जी बनाई जा सके। तो एनर्जी बनाना इज द मेजर एम हियर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो फिर रिलीज हो जाता है बॉडी के बाहर, उसका कोई भी यूजेज एज सच है नहीं। तो वही चीज आपको यहाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो वो मेंशन किया मैंने। अब सबसे पहली जो चीज आती है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं, या दूसरे जो भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। देखो, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अंडरलाइन करूंगी, तो आप भी जब एनसीईआरटी से इसे पढ़ रहे होगे या इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद जब एनसीईआरटी को खोल के देखोगे, तो प्लीज़ ये स्टेटमेंट ज़रूर मार्क कर लेना जो मैं बता रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको बताया है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होती है, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स वगैरह हैं, फ्लैटवॉर्म्स हैं, इनके अंदर कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। मतलब ब्रीदिंग जो होगी वो कौन करेगा, वो बॉडी का सरफेस करेगा। तो बॉडी के सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं।
तो वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ अर्थ फॉर्म्स का भी आपको बताया है, इनके पास क्यूटिकल होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, मॉइस्ट सरफेस है उनकी स्किन का। तो वो जो लेयर उनके बॉडी के सरफेस के ऊपर है उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स भी होती हैं अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो। अर्थफॉर्म की बात नहीं कर रहे, अर्थफॉर्म के अंदर क्या होता है, मॉइस्ट सरफेस है जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स बहुत सारी ट्यूब्स का, ट्रैकिया जैसी बहुत सारी ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है कि वो है जो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये इंसेक्ट्स का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपॉड्स की जो एक्वेटिक हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में ही आते हैं, तो हम ओवरऑल उनमें बात करें तो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। बट अगर आप एक्वेटिक वाले आर्थ्रोपॉड्स की, मतलब जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनकी बात करोगे तो उनके पास गिल्स भी हो सकते हैं। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी आपको देखने को मिलती है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्का के मेंबर्स में, तो वो आपको बताया है। तो ये कौन सी वाली रेस्पिरेशन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि यार लंग्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर लंग्स होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये टर्म आपने सुनी होगी ना। तो जब भी पल्मोनरी टर्म आती है वो मेनली लंग्स को रेफर कर रहा होता है। और ये कहाँ होते हैं, तो लंग्स आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी जमीन पे रहने वाले जानवर होते हैं उनके अंदर आपको लंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल आपको मेंशन किया है। वर्टिब्रेट्स में ज्यादातर, जैसे अगर आप फिशेस की बात करोगे तो फिशेस में गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह की बात करोगे तो लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग होता है तो उनके अंदर मॉइस्ट स्किन होती है, तो स्किन के थ्रू जो होती है उसे क्यूटिनस रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि क्यूटिन जो टर्म होती है, क्यूटिकल भी आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर, तो वो अपर लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसकी बात करते हैं, जैसे स्किन, तो क्यूटिनस उसे बोला जाएगा। तो क्यूटिनस रेस्पिरेशन वहां हम टर्म यूज करते हैं। तो ये आपको ओवरऑल एक आइडिया दिया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है मेजर जो इस पूरे चैप्टर का है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो कैसे होता है, किस किस चीज़ों से शुरू होता है, तो आपको यहाँ देखो पिक्चर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है। तो नोज होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, फिर नेजल चैम्बर होता है पूरा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन आता है एपिग्लॉटिस, जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली विंड पाइप और फूड पाइप को कवर करके रखता है। जैसे अगर आप सांस ले रहे हो तो वो फूड पाइप को कवर कर लेगा, फूड खा रहे हो तो फिर वो विंड पाइप को कवर कर लेगा, ताकि वो किसी और ट्यूब के अंदर फूड या एयर जो है वो चली ना जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो यहाँ लेरिंग्स है। तो लेरिंग्स आपको देखने को मिलेगा। देन ये रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये ट्रैकिया होता है। तो एक ट्रैकिया जिसे कि हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, तो विंड पाइप आपको यहाँ देखने को मिलती है। और विंड पाइप फिर कनेक्ट कर रही होती है आगे जाके, यहाँ दो ब्रांचेस होती हैं इसकी, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं या ब्रोंकस बोलते हैं अगर सिंगल की बात करोगे तो। ये फिर फर्दर और ज्यादा ब्रांच्ड फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और ये सारी ब्रांचेस जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांचेस बना लेते हैं जिन्हें ब्रोंकीहोल्स बोलते हैं। और उनके आगे फिर एल्वियोलाई होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जो जब भी एयर आएगी तो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो एल्वियोलाई होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सरफेस एरिया बेसिकली इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा लंग्स होता है। तो ये पूरा जो भी लंग है आपका, इसकी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो लंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विदाउट मेम्ब्रेन होगा या सिंगल लेयर होगी इसमें मेम्ब्रेन की, इसमें ज्यादातर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन उन्हें बोलते हैं, ठीक है। प्लूरा, पल्मोनरी, ये सब टर्म्स लंग्स के लिए यूज करते हैं हम। तो प्लूरल मेम्ब्रेन दो लेयर वाला एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे हम लंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रिब्स होती हैं इसके बाहर जो प्रेजेंट होती हैं, इनका ये आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर
यहाँ पे डायफ्राम भी होता है, तो एक प्लेट लाइक चीज जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे होती है, तो ये डायफ्राम भी होता है। जब भी सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इसका जो कर्वेचर है वो चेंज होता है, तो कभी ये कर्व्ड होता है, कभी बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपको दिखाया हुआ है, और यही चीज है जो आपको यहाँ भी बताई हुई है। जो एडिशनल पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है वो एक तो फेरिंग्स है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, तो वो फेरिंग्स जहाँ पे एपिग्लॉटिस बेसिकली आपको वो कवर करता हुआ दिखाई देगा। देन लेरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, तो साउंड जो है बेसिकली लेरिंग्स से ही प्रोड्यूस होती है, तो वो आपको मेंशन किया हुआ है। बाकी चीजें मैंने आपको मोस्टली बता दी हैं। प्लूरा के बीच में आपको ये भी याद रखना है कि प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, तो एक फ्लूइड भी आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है, तो जब भी सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना जनरेट हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन, जिसे घर्षण बोलते हैं, तो वो जनरेट ना हो, तो उससे बचाने के लिए प्लूरल फ्लूइड होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जो आपको यहाँ बताया हुआ है। इसके अलावा आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये कि दो पार्ट्स होते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट बेसिकली होता है नोस्ट्रिल्स से, नोस्ट्रिल्स जो आपको नोज के यहाँ देखने को मिल रहे हैं, वहां से शुरू हो जाता है, और कहाँ तक जाता है, ये बेसिकली जाता है ब्रोंकियोल्स तक। तो नोस्ट्रिल से शुरू होगा और फिर जाएगा आगे जाके जो भी ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, इन ब्रांचेस के एंड तक, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन जो है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है, एयर को लेके आ रहा है, तो उसके लिए ये जाना जाता है। और उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ये होता है एल्वियोलाई वाला, तो ये वो वाला रीजन है जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट भी बोला जाता है। तो वो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखना। और जो यहाँ पे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है ना, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, तो एक्चुअल डिफ्यूजन वहाँ पे होता है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में। पूरा जो भी लंग वाला एरिया होता है ना, उसे एयर टाइट कंटेनर की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, पूरा एयर टाइट चैम्बर होता है बिल्कुल, तो वो भी आपको याद रखना है। और उसके अराउंड रिब्स वगैरह होती हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीदिंग का, यानी एयर को इनहेल करना, एल्वियोलाई तक पहुंचाना। तो जो भी एल्वियोलाई है इसके पास क्या होगी, एयर जाएगी जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके साइड में यहाँ कैपिलरीज होती हैं। अब ये कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो भी आप बोल सकते हो, इनके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है, तो ये आता है सेल्स के थ्रू। सेल्स ने जब भी रेस्पिरेशन शो करा, यानी ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके अपने काम के लिए, तो उस ड्यूरेशन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, वो सेल यूटिलाइज तो करते नहीं है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज के थ्रू लाया जाता है एल्वियोलाई के पास, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो आ जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड वेसल के अंदर, कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोलते हैं। तो ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो सेकेंड स्टेप यहाँ पे होता है वो होता है डिफ्यूजन। तो पहला ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग के बाद डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब गैसेस का एक्सचेंज तो हो गया, अब इन गैसेस को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी ब्लड के पास जो अब ऑक्सीजन आ गया है उसे वो लेके जाएगा अलग अलग जगह पे, डिफ्यूज करेगा। ब्लड और टिश्यूज के बीच में डिफ्यूजन होगा अब गैसेस का। तो दो जगह होती है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, एक तो एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में, और एक टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में या ब्लड के बीच में। तो ब्लड एंड एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यूज,
तो ये इसलिए होता है क्योंकि पहले तो एक्सचेंज हुआ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा सके, सेकंड जो एक्सचेंज होता है वो इसलिए होता है ताकि सेल्स के पास ऑक्सीजन जो है उसे पहुंचाया जा सके और सेल्स रेस्पिरेशन शो कर सके, यानी एटीपी प्रोड्यूस कर सकें। तो वो होता है। और लास्ट स्टेप वही होता है कि जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो इंडिविजुअली उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रोड्यूस कर देंगे अलॉन्ग विद प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो एनर्जी भी वो साथ में प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इस पूरी चीज का यानी पूरी ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो अब आपको एक्सप्लेन कर रही है एनसीईआरटी। एक्चुअली एनसीईआरटी का जो फ्रेमवर्क है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब हर चीज स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। तो आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि अरे ये की चीज क्या थी मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, पिछले वाले पेज पे जाओ जहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है, उसे देखो, आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा क्या था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी आपको समझ आ गई, एनसीईआरटी की हर एक लाइन जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी अच्छे से समझ आ गई ना तो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। अब जो भी मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, उसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक आता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इज बेसिकली इंस्पायर करना यानी सांस लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली वो प्रोसीजर है जिसके दौरान नोस्ट्रल्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है, और एक्सपायरेशन होता है जिसके थ्रू एल्वियोलाई के अंदर की जो एयर होती है वो बॉडी से बाहर नोस्ट्रल्स के थ्रू जाती है। ठीक है, अब ये सारी चीज जो होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, मतलब लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर गैसेस का कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसीजर होता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूवमेंट होती है। आपको पता होना चाहिए हमेशा डिफ्यूजन जो होती है वो कैसे होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया या हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की साइड, लो प्रेशर। तो इस तरीके से ये पूरा डिफ्यूजन होता है, वरना डिफ्यूजन नहीं होगी। तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ये डिफरेंस, ये प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं होगा तो जो भी एक्सचेंज है गैसेस का वो भी नहीं हो पाएगा। लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्पायरेशन के दौरान जब आप सांस लोगे उस दौरान जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर अंदर पहले से ही प्रेशर ज्यादा होगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे। सांस आप तभी ले पाते हो जब अंदर का प्रेशर कम है और बाहर ज्यादा है, बाहर एयर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, लंग्स के अंदर इतनी ज्यादा एयर नहीं है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो लिमिटेड ही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है। तो अंदर जो लंग्स के प्रेशर होता है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तभी जाके इंस्पायरेशन होगा, सांस आप ले पाओगे। सिमिलरली अगर आप एक्सपायरेशन की बात कर रहे हो तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है यानी अंदर का जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, तभी जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर से बाहर की साइड मूव करेगी, वरना वो अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, उसे बाहर भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये प्रेशर का जो ये खेल है ना वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि किसमें कब प्रेशर ज्यादा होता है और कब कम होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत ज्यादा आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि एक्चुअल में ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कौन करता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा और फिर भी प्रेशर वैसे ही मेंटेन रहेगा। उसे मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, तो उसे मेंटेन करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं और डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम तो मैंने आपको बताया ही था, इसके अलावा कुछ मसल्स भी होती हैं। मसल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वही इस टाइप का प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करती हैं, वरना वो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं हो पाता। यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि इंस्पायरेशन तब होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो भी वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर की वो इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है, और कुछ है नहीं यहाँ इम्पोर्टेंट। बाकी आप डायग्राम्स भी देख सकते हो, ये 2 डायग्राम्स आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज़ फॉर एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में आप यहाँ देखो, तो इंस्पायरेशन के दौरान एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी, तो वॉल्यूम के जो भी वॉल्यूम होगी थोरेसिक चैम्बर की, जो भी थोरेक्स वाला रीजन है उसकी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर अंदर आ रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और इस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो भी रिब्स होती हैं, स्टर्नम होता है, वो बाहर की साइड रेज हो जाता है, ठीक है। और डायफ्राम नीचे हो जाता है, तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और रिब्स और स्टर्नम बाहर की साइड आ जाती हैं, रेज हो जाती हैं, क्योंकि ये एरिया उन्हें फिल करना है ज्यादा से ज्यादा उस एयर से, तो इसे इंस्पायरेशन बोलते हैं। सेकंड जो है वो एक्सपायरेशन है। तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या है, ज्यादा से ज्यादा एयर को एक्सपेल आउट करना। तो एक्सपेल करने के लिए उसे डायफ्राम रिलैक्स होता है, यानी वापस से कर्व बन जाता है डायफ्राम का, और रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जो सांस लेते टाइम बाहर आए थे रिब्स और स्टर्नम, वो अब वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ एक्सपायरेशन वर्क्स। और यही चीज, यानी यही पूरा जो भी मैंने आपको समझाया, वो सारी चीज यहाँ लिखी हुई है, तो उसे आप रीड कर सकते हो। एडिशनल यहाँ पे कुछ नहीं है। जो चीज इम्पोर्टेंट है एडिशनल वो ये कि कुछ और मसल्स भी होती हैं एब्डोमेन में, जो इस पूरे प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा अगर इंस्पायर करना है, मतलब ज़्यादा सांस लेनी है या ज़्यादा छोड़नी है, तो उसके लिए हम एब्डोमिनल मसल्स का भी यूज़ करते हैं। एक बार सांस लेके देखो, आपको खुद पता चलेगा। जब भी आप सांस लोगे, रिब्स और स्टर्नम बाहर आएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा सांस लेना चाहते हो तो आप लेके देखो, आपका जो भी एब्डोमेन वाला रीजन है, पेट है, वो फूलने लगेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी एडिशनल मसल्स होती हैं एब्डोमिनल वाले रीजन में, वो भी इंस्पायरेशन के दौरान या एक्सपायरेशन के दौरान हेल्प करती हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि कौन सा डिवाइस है जो एक्चुअल में ब्रीदिंग की जो मूवमेंट है उसे एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। तो स्पायरोमीटर बोलते हैं, जो क्लिनिकल असेसमेंट्स में यूज होता है, जो आप भी यूज करोगे अगर नीट क्लियर कर लोगे तो स्पायरोमीटर का यूज करते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये कि कौन कौन सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज होती हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको किसका क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। मैं जनरली क्या करती हूँ कि साइड में ऐसे लिख देती हूँ कि टीवी क्या है, IRV क्या है, XERV क्या है। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे और यहाँ पे मैं इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ। तो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो कितना इंस्पायरेशन हुआ, कितना अंदर गया, या फिर कितना एक्सपायरेशन हुआ, कब, जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है, उसे हम टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, चाहे इनहेल किया हो या एक्सहेल किया हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर 500 के आसपास होता है, वो आपको बताया है। और एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन लगभग 6000 से 8000 ml एयर की कर देता है 1 मिनट के अंदर, तो इसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। देन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या है, वो रिजर्व्ड है, रह जाती है अंदर। तो वो आपको बताया है कि अगर आप फोर्सिबली इंस्पायर करते हो, बहुत ज्यादा तेज सांस लेते हो, तो कितना एक पर्सन एडिशनल एयर अंदर ले जा सकता है। मतलब जो नॉर्मल इंस्पायरेशन पे कर रहा था वो थी टाइडल वॉल्यूम, अगर वो फोर्सफुली और सांस लेना चाहे तो कितनी अंदर ले जा सकता है, उसे बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन मेनली। तो ये लगभग 2500 से 3000 ml का होता है, वो आपको बताया हुआ है।
नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये ऑलमोस्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसा ही है। जो पॉइंट यहाँ है वो है फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली अगर आप सांस छोड़ते हो तो कितनी एडिशनल सांस छोड़ सकते हो नॉर्मल के कंपैरिजन में, तो उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। आप अगर चाहो तो ये वैल्यूज याद कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा थी कौन सी कम थी, तो इसे अरेंज भी कर सकते हो उस तरीके से। एक रेसिडुअल वॉल्यूम भी होती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो लंग्स में रह ही जाती है। तो फोर्सफुली आप एक्सपायर कर भी दो, फोर्सफुली आप सांस छोड़ भी दो, तो भी लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर रहेगी प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। उसे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो रेसिड्यू जो रह गया है मतलब बचा कुचा जो रह गया है, तो वो याद रख सकते हो आप। देन आप यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जिसे आईसी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो भी एयर की एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली सांस छोड़ी आपने, उसके बाद कितनी आप सांस ले सकते हो, वो सारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इंस्पायरेशन की कैपेसिटी है बॉडी की। सिमिलरली नॉर्मल सांस लेने के बाद कितनी आप एक्सपेल आउट कर सकते हो, वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। तो मतलब दो दो टर्म्स जो है ना यहाँ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। देन वी हैव फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम रह जाती है एयर की लंग्स के अंदर, तो वो है फंक्शनल, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है लंग्स की फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए वहां पे प्रेजेंट है। मैं ज्यादातर नाम से लिंक करके आपको चीजें समझाती हूँ ताकि आपको जब भी वो नाम आए तो याद आ जाए वो पॉइंट। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद। एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद एक पर्सन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीद कर सकता है वो वाइटल कैपेसिटी है, वो आपको बताया है। और ये किस किस का समेशन होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा कि किसके फॉर्मूला में क्या आता है। तो इसका एक चार्ट सा बना सकते हो आप, या जब भी आप इसके बारे में पढ़ रहे हो नोट्स बना सकते हो साथ साथ में कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस। तो इस तरीके से काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। देन वी हैव टोटल लंग कैपेसिटी ऑल्सो। तो दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन अपने लंग्स में जो एकोमोडेट कर सकता है आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन। तो इंस्पायर करने के बाद बहुत ज्यादा सांस लेने के बाद कितनी एयर, कितनी वॉल्यूम एयर की लंग्स के अंदर आ सकती है, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। और ये ज्यादातर सारी चीजों का समेशन होता है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, तो आपको पता होना चाहिए गैसियस एक्सचेंज जो होता है, गैस एक्सचेंज, वो दो जगह पे आपको देखने को मिलता है। एक है एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, जिसमें ये होता है कि एल्वियोलाई जो होता है उसके अंदर क्या आती है, एयर आती है, जो भी हम नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे वो सारी एयर एल्वियोलाई के पास होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और ब्लड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया होगा। तो इनके बीच में एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज द प्राइमरी साइट। एल्वियोलाई को हम प्राइमरी साइट बोलते हैं जहाँ पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा जो होता है वो ये कि ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, तो टिश्यूज जो होंगे जो रेस्पिरेशन एक्चुअल में कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है ताकि रेस्पिरेशन हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड बने, एनर्जी बने, तो वो चीज टिश्यू में हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो होता है कि ब्लड ऑक्सीजन लाता है, टिश्यू को देता है, और टिश्यू इसके बदले में ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो दो जगह एक्सचेंज हो रहा है, वही आपको यहाँ बताया हुआ है। एंड जो भी ये एक्सचेंज होता है उसके लिए याद रखना है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट हियर। सेकेंड चीज किस पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मतलब प्रेशर का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या है, मेनली तो प्रेशर का ग्रेडियंट ही होता है। यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस जो होती हैं वो मूव करती हैं। दूसरी चीज, ये डिफ्यूजन एक्चुअल में डिपेंड किस चीज पे करती है, तो वो डिपेंड करती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे, मतलब गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल है
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन किसी की भी बात करो, कितनी सॉल्युबिलिटी दोनों में देखने को मिल रही है, और मेम्ब्रेन कितनी थिक है, मतलब मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि एक्चुअल में गैसेस उसके आर पार जा पा रही है या नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने काफी टाइम से केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं, जब भी हम इनहेल करते हैं हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, हम पूरी एयर को अंदर लेके जाते हैं। अब उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, या एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी आ गई है उसके अंदर जो आने वाली है बाहर से ब्लड के थ्रू, तो वो जो भी होता है, जो भी गैसेस हैं उनका एक्चुअल में प्रेशर कितना है, वो सारा इंडिविजुअली अगर एक एक गैस की बात करोगे तो उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जो भी प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअल गैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं एंड इसे डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज स्मॉल पी O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो स्मॉल पी CO2 होगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं एंड दिस इज व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस टेबल ऑल्सो। तो यहाँ टेबल में देखो आपको यहाँ बताया है एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है और एल्वियोलाई के अंदर जो होता है वो 104 होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हायर टू लोअर प्रेशर मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की। तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर जाएगी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो, मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो एल्वियोलाई में ज्यादा है और एयर में कम है। तो यहाँ पे एल्वियोलाई से बाहर जाएगी, मतलब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, ठीक है। तो यही चीज है जो इम्पोर्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर हाई जिसका जहां है वहां से लो की साइड उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इसी चीज को यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं। तो इंस्पायर्ड एयर है आपके पास, एक्सपायर्ड एयर है, वो आपको मेंशन किया है, दिस इज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई ऐसा दिखता है, उसके अंदर कितना ऑक्सीजन की पहले हम बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ Hg। एंड अगर आप ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 95 है और यहाँ पे कितना है, 40 है। तो मूवमेंट कहाँ से हो रही है, हाई टू लो, मतलब मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। सिमिलरली 95 के कंपैरिजन में 40 जो है वो कम है, तो इसीलिए मूवमेंट अब इस डायरेक्शन में होगी। फिर इसी तरीके से जो भी मूवमेंट होती है वो आपको देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी वो सारी चीज हैम्पर हो जाती है टिश्यूज बीच में आने की वजह से, क्योंकि टिश्यू जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट गिवन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो 45 mm ऑफ Hg है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, बट अगर आप यहाँ एल्वियोलाई में देखोगे तो 40 mm ऑफ Hg है, तो 5 mm का डिफरेंस है। तो इसीलिए मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये ओवरऑल जो भी मूवमेंट यहाँ बताई हुई है वो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज जो भी गैसेस का है वो प्रेशर डिफरेंस पे, यानी जो भी पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, इंडिविजुअल गैसेस का, उस पे डिपेंड कर रहा है सारा। तो दिस इज व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम एंड देन वी हैव दिस डायग्राम ऑल्सो। दिस इज बेसिकली शोइंग दी क्रॉस सेक्शन या डायग्रामेटिक सेक्शन है ये किस चीज का, एल्वियोलाई का, और जो भी उसके अराउंड पल्मोनरी कैपिलरी प्रेजेंट है यानी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो एल्वियोलाई ये है, इसके अंदर एयर आ रही है, जा रही है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअल में जो एक्सचेंज है वो यहाँ होता है, ठीक है। मतलब एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी की मेम्ब्रेन्स के बीच में एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे जो भी ये एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज हमेशा जो होता है वो 3 लेयर्स के थ्रू से जाना पड़ता है। एक तो एल्वियोलाई की खुद की लेयर होगी, एक पल्मोनरी कैपिलरी की लेयर होगी, और एक बीच में जो बेसमेंट मटेरियल है वो भी प्रेजेंट होता है, बेसमेंट सब्सटेंस। तो 3 लेयर्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की कैपिलरीज की यानी पल्मोनरी कैपिलरीज की, और बेसमेंट सब्सटेंस जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है।
तो ये 3 लेयर्स हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन होना है। तो जितनी कम लेयर्स होती है ना उतना फास्ट डिफ्यूजन होता है, क्योंकि ज़्यादा बैरियर नहीं प्रेजेंट। ज़्यादा लेयर्स होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूजन होने में। तो दिस इज important here, and you can also see this point here, solubility of carbon dioxide is higher as compared to oxygen. So if the carbon dioxide इज अवेलेबल इन मोर अमाउंट, अगर उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व होना ज़्यादा होगा उस टाइम पे। किस वजह से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक एरिया में ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, उसको डिजॉल्व करेगी ब्लड में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपको मैंने बता ही दिया है कि जो एक्चुअल थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो दिस इज अनदर पॉइंट हियर। नेक्स्ट चीज आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल में जो गैसेज हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जो 2 मेन गैसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में मूव कैसे करती हैं ब्लड में। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता किस फॉर्म में है, कौन कौन से फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स हैव हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसीलिए 97% जो भी ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल्स ही करते हैं। जो बाकी का 3% बचा वो किस फॉर्म में होता है? वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, बट प्लाज्मा में। तो जो भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, उसमें से मेजरली 97% रेड ब्लड सेल्स कैरी करेंगे ऑक्सीजन को, और 3% प्लाज्मा में वो डिसॉल्व फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो 25% के आसपास, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 7%, 5 से 7% बचेगा, वो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। तो दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपको परसेंटेज याद रखनी है। आपके क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेंशन्ड होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इजीली नहीं बता पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट आता है, अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता किस तरीके से है, तो और उसके बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत जानना है एडिशनल, तो क्या चीज़ जान सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सी हीमोग्लोबिन है मेजरली जो रेड कलर्ड पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में, मतलब एक बार हीमोग्लोबिन जो है, मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देती हूँ, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है तो ये जो बाइंड होके जो चीज़ बनी है, ये चीज़ वापस से रिवर्स भी हो सकती है। दे कैन डिसोसिएट टू, उनका डिसोसिएशन भी इजीली हो सकता है। तो वो साथ में कंबाइन भी कर जाते हैं, बट डिसोसिएट भी इजीली हो जाते हैं। तो रिवर्सिबल है ये चीज़, तो इसीलिए रिवर्सिबल मैनर में हम यहाँ बता रहे हैं। दिस थिंग जो यहाँ पे चीज़ बनी है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, तो ये यहाँ पे बन जाता है, वो आपको मेंशन किया हुआ है। और ये भी पता होना चाहिए, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट होती हैं। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो इसके पास 4 ऑक्सीजन से बाइंड करने की साइट होती हैं एक हीमोग्लोबिन के पास। तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से वो बाइंड कर सकता है, एंड दिस इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली द पीएच, तो पीएच पे भी डिपेंड करती है ये बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, कितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा या डिसोसिएट हो जाएगा, सारी चीज़ डिपेंड करती है पीएच पे। तो उस जगह का पीएच कितना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लड जो होता है वो बफर की तरह एक्ट करता है। उसके अंदर आयंस होते हैं,
जिसकी वजह से वो पीएच को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होने देते। वो उसका रीज़न यही है। तो अगर पीएच बहुत ज़्यादा वेरी हो जाएगा तो बाइंडिंग जो भी होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वो प्रॉपरली नहीं होगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग के। एंड अनदर थिंग हियर इज द कर्व की शेप कैसी होती है। ये आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना के दिखाई हुई है। इसकी जो शेप होती है वो सिग्मॉइड होती है। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप्ड। तो ये जो भी शेप आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो एस शेप होती है। तो ऑलमोस्ट एस जैसा स्ट्रक्चर जो है देखने को यहाँ मिलता है। एंड दिस कर्व इज द वन जो कि आपको बताती है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग किस तरीके से हो रही है। तो उन दोनों की बाइंडिंग के बारे में एक्सप्लेन करती है, वो बताती है आपको। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि किस रीजन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ की होती है, यानी आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की बात करो या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करो तो कहाँ पे कितना होता है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर जो यहाँ मेंशन किया हुआ है आपको कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, हाई ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एंड लो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर भी लो होता है। तो सारी चीज़ें लो होती हैं एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें कम है। तो ये आप याद रख सकते हो। और टिश्यू में उल्टा होता है, सारी चीज़ें हाई होती हैं, बस ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में याद करने वाली चीज़ है वो ऑक्सीजन का है। तो किस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, बाकी सारी चीज़ें तो लो और हाई उस तरीके से मेंशन की हुई है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो बोला जाता है कि लगभग 100 ml ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड है तो वो 5 ml ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है टिश्यूज तक। तो 100 में से सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन है, बाकी सब जो है वो ब्लड के कंपोनेंट्स ही हैं। तो वो आपको याद रखना है। हमने जो भी ट्रांसपोर्ट था ऑक्सीजन का वो डिस्कस कर लिया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना, सिर्फ ऑक्सीजन का तो होता नहीं है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी हमें जानना है, तो वो देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाउंड फॉर्म में जा सकता है, बट द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड हियर इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आपने 2 टर्म सुनी होंगी, एक सुना होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड एक सुना होगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बोथ आर डिफरेंट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा है तो उससे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो कार्बामिनो बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा तो कार्बोक्सी बोलेंगे। हमने ज़्यादा ये कार्बोक्सी टर्म सुनी होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने पे ये बन रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बामिनो वाला बनता है। एंड ये जो भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको कि 20 to 25% आरबीसीज कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इतना ही परसेंटेज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो याद रखना। और टेम्परेचर, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि रेड ब्लड सेल्स के पास बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन एक एंजाइम की होती है जो कि है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है रेड ब्लड सेल्स के पास, जो कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ मिलाप करता है, यानी दोनों जुड़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में मिल जाएंगे कार्बोनिक अनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद वो इस तरीके के कंपाउंड्स बना देते हैं आगे जाके। तो बाइकार्बोनेट आयंस की प्रोडक्शन कैसे हो रही है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में बताया था ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है, तो एक्चुअल में वो बना कैसे, वो बना
वाटर की प्रेजेंस में और इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो रेड ब्लड सेल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड सम ऑफ इट्स अमाउंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज वही जो अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी ऑक्सीजन के लिए, वही हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई पे क्या है, PCO2 कम है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में एट द टिश्यू लेवल, और फिर वहां से एल्वियोलाई में वो भेजा जाएगा जहाँ पे वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो उसे भेजने के लिए कंबाइन कर देते हैं, बट जब वो रिलीज होना है तो उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 100 ml ब्लड जो होता है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। द ओनली डिफरेंस इन दीज टू स्टेटमेंट्स जो अभी हमने पढ़ी वो ये है कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहाँ पे 5 ml था, यहाँ पे 4 ml है, बस वही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अभी तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं, होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब तो बहुत आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स बचे हैं, अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं काम का, तो बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। एक तो रेगुलेशन है कि एक्चुअल में रेगुलेट करता कौन है रेस्पिरेशन, कब हमारी सांस तेज़ हो जाती है, कब जाके हमें ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है, ज़्यादा एक्सहेलेशन करना पड़ता है, क्या रीजंस होते हैं, कौन सी बॉडी के पार्ट्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो जो भी ये रेगुलेट होता है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम बोलते हैं इसे, तो रेस्पिरेटरी रिदम जो होती है इसे कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही है जो रेगुलेशन में हेल्प करता है मेनली। इसमें भी मेड्यूला रीजन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेड्यूला रीजन है ब्रेन का जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। और दूसरा सेंटर जो है वो पॉन्स रीजन में होता है ब्रेन के, और उसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो रिदम सेंटर के बिल्कुल साइड में होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल सेंसिटिव होता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक्चुअल में पता कैसे चल रहा है उन रीजन्स को कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, तो वो पता चलता है बाय द pH चेंज। जो भी pH का चेंज होगा, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रहे हैं कम बन रहे हैं तो उसके pH चेंज की वजह से पता चलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है कितना नहीं। तो वो आपको यहाँ याद रखना है। एंड कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जैसे ऑर्टिक आर्क, ये बेसिकली हार्ट का पार्ट है। कैरोटिड आर्टरी, ये भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में चेंज उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सिग्नल भेजते हैं कहाँ पे, वो पॉन्स और मेडुला वाले रीजन पे, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो अस्थमा होता है जिसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और ये बेसिकली होता है जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, जो कि पार्ट है लंग्स का। तो लंग्स के अंदर जो भी वो ब्रांचेज हैं उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है तो अस्थमा होता है। एम्फाइसीमा नाम का भी एक डिसऑर्डर होता है जो तब होता है जब एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती हैं, एंड ये डैमेज होती हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो रेस्पिरेशन जहाँ से होनी थी वो सरफेस एरिया कम हो गया है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, एंड ये बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। देन कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो कुछ ना कुछ किसी जगह पे फैक्ट्री वगैरह में कोई पर्सन काम करता है जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग का काम है या फिर ग्राइंडिंग का काम है, तो उस रीजन में काम करने की वजह से जो भी लॉन्ग एक्सपोजर होता है बॉडी का इस डस्ट के लिए, उसकी वजह से
जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है एंड इसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है, यानी जो फाइब्रस टिश्यू होता है लंग्स का वो प्रोलिफरेट करता है एक्सेसिवली एंड उसकी वजह से लंग्स में डैमेज भी हो सकता है। तो उन्हें बेसिकली मास्क वगैरह पहनने के लिए बोलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी। ऐसे ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो भी नीट में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वो सब देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको समझ आ जाएगा, तो वो देखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। कोई भी डाउट हो आपका, शेयर करना चाहते हो कुछ चीज़, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि 45 डेज़ का जो हमने चैलेंज लिया है वो सबके लिए हेल्पफुल हो सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।